नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात पेरिस पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ कल एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में छात्रों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने पोषण, मानसिक और समग्र विकास के महत्व पर बल दिया। संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर चर्चा हुई। विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक राज्यसभा में पेश। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, सरकार 2027 तक भारत से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी हाथी पांव रोग को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारत 6 स्वर्ण पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर रहा। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर आज रात पेरिस पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ कल एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। भारत और फ्रांस एक गतिशील आर्थिक संबंध साझा करते हैं, जिसमें व्यापार, निवेश और औद्योगिक भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 700 से अधिक फ्रांस की कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान दे रही हैं। भारतीय कंपनियां फ्रांस में विशेष रूप से आईटी और विनिर्माण क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीक आर्थिक सहयोग में नए मोर्चे के रूप में उभर रहे हैं। फ्रांस की कंपनियां भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं, जबकि भारतीय व्यवसायी फ्रांस में प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं में निवेश कर रहे हैं। इस यात्रा से आर्थिक सहयोग में और तेजी आएगी। पेरिस से राजा दुरई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों से मौसमी फल खाने और जंक फूड और तैलीय भोजन से बचने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कार्यक्रम के 8वें संस्करण में छात्रों से पोषण और स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में मोटे अनाज को सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने 23 को ईयर ऑफ द मिलेट कह के घोषित किया था और पूरी दुनिया में मिलेट को प्रमोट किया था और ये भारत का प्रस्ताव था। भारत सरकार का बड़ा आग्रह है कि पोषण के संबंध में बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए। कई बीमारियों को रोकने का काम पोषण से हो जाता है और मिलेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ, सुपर फूड कहते हैं। श्री मोदी ने मानव शरीर के लिए सूर्य के प्रकाश के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने बच्चों को सुबह कुछ मिनट के लिए सूरज की रोशनी में रहने की आदत डालने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने बच्चों को केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उन्हें दबाव से उबरने में मदद मिले। पढ़ाई के साथ शौक को संतुलित करने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र रोबोट नहीं है। उन्होंने समग्र विकास के महत्व पर जोर दिया। बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। पढ़ाई के दौरान चिंता और अवसाद से निपटने के विषय पर श्री मोदी ने कहा कि अवसाद की समस्या अक्सर परिवार से अलग होने और धीरे धीरे सामाजिक मेलजोल से दूर होने से शुरू होती है। परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण का आज नेपाल के केंद्रीय विद्यालय, मॉडर्न स्कूल काठमांडू और अन्य सीबीएसई स्कूलों में भी सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा 6 से 11 तक के छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों, शिक्षक और काठमांडू में भारतीय दूतावास के अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी हाथी पांव रोग के उन्मूलन के लिए वार्षिक व्यापक राष्ट्रव्यापी उपचार अभियान शुरू किया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि भारत इस रोग की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और वर्ष 2027 तक इसके उन्मूलन लक्ष्य को हासिल करने का भरपूर प्रयास करेगा। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को एलिमिनेट करने के हम बहुत नजदीक पहुंचे हैं।
लिम्फेटिक फिलारिसिस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमको मुक्ति पाना है, जिसका वर्ष 2030 है। लेकिन हम लोगों ने रिजॉल्व किया है कि हम 2027 तक बाय 2027 हम इसको पूरा करेंगे। श्री नड्डा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे संबंधित रोग के उन्मूलन के लिए दवा देने की प्रक्रिया की निगरानी करें और इस अभियान में सभी स्तर के लोग शामिल हों। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। ये आकाशवाणी है। संसद के दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा हुई। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में बजट की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कल्याण के लिए इस बजट में प्रत्येक क्षेत्र के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के अंतर्गत अर्थव्यवस्था ऊंचाइयां छू रही है और 5वें स्थान पर पहुंच गई है। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि देश $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यह बजट शहरी और ग्रामीण विकास, निवेश, निर्यात और मध्यम वर्ग को राहत सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। दूसरी ओर डीएमके पार्टी के दयानिधि मारन ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने इस बजट में सिर्फ कॉरपोरेट घरानों का पक्ष लिया है और बेरोजगारी तथा महंगाई सहित आम लोगों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सुप्रिया सूले ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने का मुद्दा उठाया। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि देश का विदेशी कर्ज 2025 में बढ़कर 60 करोड़ 82 लाख रुपए हो गया है, जबकि वर्ष 2019 में ये 39 करोड़ 50 लाख रुपए था। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि नोटबंदी के दौरान सरकार ने जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की बात कही थी उसमें वो विफल रही है। राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान जीडीपी में देश में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी में कमी आई है। उन्होंने अमेरिका से भारतीय नागरिकों को स्वदेश भेजने के मुद्दे पर भी सरकार की आलोचना की। कांग्रेस सदस्यों के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के उठाए गए कदमों की सूची पेश की। उन्होंने कहा कि अप्रवासियों को स्वदेश भेजने की मानक संचालन प्रक्रिया वर्ष 2012 से ही लागू है। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ने बजट को राष्ट्रवादी और समावेशी बताया। चर्चा के दौरान बीजू जनता दल के देबाशीष सामंतराय ने केंद्र से ओडिशा राज्य को विशेष दर्जा देने, खनिजों पर रॉयल्टी बढ़ाने के अलावा राज्य को रेलवे परियोजनाएं देने की मांग की। चर्चा के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच विमान वस्तुओं के हितों का संरक्षण विधेयक 2025 आज राज्यसभा में पेश किया गया। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने इसे पेश किया। इसका उद्देश्य भारत के घरेलू कानूनों को केप टाउन कन्वेंशन और विमान प्रोटोकॉल के हिसाब से तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब खबरें महाकुंभ से।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रयागराज में महाकुंभ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने संगम पर पूजा अर्चना की। उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने शहर में कई सांस्कृतिक और तकनीकी स्थलों का दौरा किया। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम विश्व भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए नाव की सवारी की और साइबेरियन पक्षियों को दाना डाला। राष्ट्रपति प्रयागराज के अक्षय तट और बड़े हनुमान मंदिर भी गईं, जहां उन्होंने देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धार्मिक आयोजनों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की पहल का समर्थन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि श्रद्धा और विश्वास का यह विशाल समागम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत और जीवंत प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज अपने परिवार के साथ महाकुंभ में पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने 2027 में होने वाले हरिद्वार के कुंभ की तैयारियों के बारे में बात भी की और कहा कि इसे प्रयागराज की तरह ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित बनाने की योजना चल रही है। 2027 में वहाँ पर प्रस्तावित है कुंभ हमारा और उसकी हम लोग पूरी तैयारी प्रारंभ हमने कर दी है। वहीं बुधवार को होने वाले माघी पूर्णिमा की तैयारी जोरों पर है। आकाशवाणी समाचार के लिए आदर्श, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर ने बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज 20 से अधिक ट्रेन चलाई गई हैं। उन्होंने बताया कि महाकुंभ के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कल प्रयागराज से 300 से अधिक ट्रेन चलाई गई। उन्होंने लोगों से ट्रेन रद्द होने से संबंधित अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया। प्रयागराज जंक्शन पर तो मुख्य कमांड कंट्रोल सेंटर है जिसमें 1000 से ज्यादा कैमरे का कवरेज है, लेकिन प्रयाग स्टेशन पर भी लोकल लेवल पर मॉनिटरिंग के लिए अलग से कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरेज की मदद से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों के फ्लो को भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर रेलवे का और विशेषकर उत्तर रेलवे का ये प्रयास है कि हमारे यात्री जो भी सम्मानित स्नानार्थी आ रहे हैं वो व्यवस्थित रूप से आए, संगम स्नान करें, व्यवस्थित रूप से अपनी ट्रेन में बैठें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज नई दिल्ली में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने, सुरक्षा स्थिति, बजट सत्र और शासन के मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद श्री अब्दुल्ला की गृह मंत्री के साथ ये तीसरी मुलाकात है। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के हवाले से बात हुई, जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी और वहाँ के हालात के हवाले से बात हुई। 3 मार्च को हमारा बजट सेशन लगना है, उस संदर्भ में गृह मंत्री साहब से बात हुई। गवर्नेंस और इन चीजों को लेके तफसीलन जो बातें करनी थी हमने की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के अधिकारियों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आज नई दिल्ली में भारत EFTA डेस्क का शुभारंभ किया। श्री गोयल ने कहा कि ये मंच भारत और EFTA के व्यवसायों के बीच एक सेतु के रूप में काम करेगा। थाईलैंड में भारत पैरा तीरंदाजी एशिया कप में 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। सरिता ने महिला कंपाउंड ओपन में और श्याम सुंदर स्वामी ने पुरुष कंपाउंड ओपन में स्वर्ण पदक हासिल किए। पूजा को महिला रिकर्व ओपन में रजत पदक मिला। पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह ने रिकर्व ओपन में और राकेश कुमार ने कंपाउंड ओपन में कांस्य पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात पेरिस पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ कल AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में छात्रों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने पोषण, मानसिक और समग्र विकास के महत्व पर बल दिया। संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर चर्चा हुई। विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक राज्यसभा में पेश। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, सरकार 2027 तक भारत से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी हाथी पांव रोग को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। और थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारत ने 6 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।